हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हट ऑफ नॉलेज। तो आज हम इस चैप्टर को आगे कवर करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिथ्स एंड टैबूज रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन। मिथ क्या होते हैं और टैबूज क्या होते हैं। रिप्रोडक्शन से लेके बहुत सारे मिथ्स हमारी सोसाइटी में फैले हुए हैं, तो वो क्या होते हैं और किस तरीके से हैं। अ वाइडली हेल्ड बट फॉल्स बिलीफ इज़ नोन एज द मिथ। एक बहुत ज़्यादा फैला हुआ और झूठा जो विश्वास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। और समथिंग प्रोहिबिटेड बाय सोशल कस्टम्स इज कॉल्ड टैबू। मतलब कुछ ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है जो प्रोहिबिटेड है, रोकथाम है जिसके ऊपर पूरे सोशल कस्टम के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, टैबू बोलते हैं। We will now describe some myths and taboos related to the process of reproduction in humans। अब humans के केस में कौन से myths और taboos हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्रीवियस चैप्टर ऑफ दिस बुक, इन दिस चैप्टर हमने क्या देखा था, जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। साइंटिफिक फैक्ट हमने पूरे इन दोनों चैप्टर्स के अंदर कवर किए हैं। तो लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है, बहुत सारे रॉन्ग नोशंस होते हैं, बिलीफ्स होते हैं इन द माइंड्स ऑफ मैनी पीपल connected with the process of reproduction, essential in the relation to girls or the women और गर्ल्स के केस में ये ज़्यादा होता है, which are based on the ignorance of the fact, जिनको क्या कर दिया जाता है, ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया जाता है। important myth in the mind of many people is that, सबसे पहला मिथ तो क्या है, जो विश्वास है उनके मन में एक झूठा, वो क्या है, जो मदर है वो रिस्पॉन्सिबल है सेक्स ऑफ हर चाइल्ड। जो मेल होना चाहिए या फीमेल होना चाहिए, ये किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, मदर के ऊपर। ये ऐसा क्या है, एक मिथ है, लेकिन ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। जो साइंटिफिक फैक्ट है, टेल अस दैट इट इज़ द फादर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बोर्न, जहाँ पे बॉय हो सकता है और गर्ल हो सकता है। इट इज़ द ग्रेट फुलिशनेस ऑन द पार्ट ऑफ द सोसाइटी टू होल्ड द मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बोर्न। तो सबसे पहला ये हमारा क्या था, एक मिथ था। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टैबू है इन द माइंड्स ऑफ मैनी पीपल इज़ दैट, जो गर्ल है शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग द डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एक टैबू क्या बना रखा है कि जो गर्ल को है ना, या वुमेन को कभी भी अलाउड नहीं किया जाएगा काम करने के लिए किचन में ड्यूरिंग द डेज ऑफ पीरियड्स। दिस टैबू इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये भी क्या होता है, गलत होता है। जो मेंस्ट्रुएशन है ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है हमारी गर्ल्स के अंदर, वुमेंस के अंदर। तो एब्सोल्युटली कोई हार्म नहीं होना चाहिए अगर कोई भी गर्ल किचन के अंदर वर्क करती है या गोज़ आउट फॉर अदर वर्क ड्यूरिंग द डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जो ओनली थिंग इज़ दैट द गर्ल शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ पर्सन हाइजीन। जो पर्सनल हाइजीन होती है, बॉडी की क्लीनलीनेस होती है, उस टाइम पे गर्ल्स को सिर्फ उसी का ज़्यादा ध्यान देना होता है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किचन में काम करती है या कहीं बाहर जाती है। ये भी क्या है, एक टैबू लोगों के दिमाग में है। Since we know the scientific fact regarding the process of reproduction in humans, it is our duty to help in eradicating such myths and taboos from our society। अब जैसे जैसे सबको नॉलेज होती जाती है इसकी, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहे हैं। क्या मिथ्स हैं जो और टैबूज़ हैं, उनको हम धीरे धीरे, हमारी ड्यूटी बनती है रिमूव करें, सबको समझाएं अगर किसी को ना पता हो तो। रिमेंबर गॉड हैज़ मेड वुमेन टू क्रिएट द ह्यूमन लाइफ। और ये भी ध्यान रखना चाहिए, गॉड ने ही तो वुमेन और मैन इन सबको ह्यूमन लाइफ के लिए बनाया है। सो वुमेन शुड बी हेल्ड इन हाई इस्टीम इन आवर सोसाइटी। While look down upon women who give birth to the man, our mother is a woman। अब जैसे हम देखें, जो वुमेन किसको बर्थ देती है, मैन को ही तो बर्थ देती है। हमारी मदर है वो भी तो वुमेन है, हमारी सिस्टर है वो भी वुमेन है, मैंस की लाइफ है वो भी तो एक वुमेन ही है। देन वाई नॉट हैव अ वुमेन एज अवर डॉटर। तो हमारे एक डॉटर के रूप में वो स्वीकार क्यों नहीं करते। It is the duty of our government as well as of our society to save, protect, educate the girl child who will become the woman of tomorrow। एडोलसेंट प्रेगनेंसी। अब हमारा अगला टॉपिक है एडोलसेंट प्रेगनेंसी। का मतलब क्या होता है, जो फॉर्मल यूनियन होता है मैन की और वुमेन की, बाय विच दे बिकेम हस्बैंड एंड वाइफ, इज कॉल्ड द मैरिज। मतलब जो इनकी फॉर्मल यूनियन होती है, हस्बैंड और वाइफ बोलते हैं जिनको, उसको हम क्या बोलते हैं, मैरिज बोलते हैं। हमारी कंट्री में जो लीगल एज है लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज की, वो 18 ईयर्स है गर्ल्स के लिए और 21 ईयर्स हैं बॉयज़ के लिए। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैरिड लाइफ इन आवर सोसाइटी इज़ टू हैव अ बेबी। विद द बर्थ ऑफ बेबी और गर्ल बिकेम्स अ मदर। गर्ल क्या हो जाती है, मदर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वो मदरहुड के अंदर
एंटर कर जाती है। जो लीगल एज होती है फॉर द मैरिज ऑफ गर्ल्स वो फिक्स की गई है 18 ईयर्स, क्योंकि अर्ली मदरहुड है वो कोज करता है लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द यंग मदर एज वेल एज फॉर द बेबी। तो उससे पहले अगर कोई भी मदर होते हैं तो वो यंग मदर के लिए भी प्रॉब्लम कोज करता है और बेबी के लिए भी कोज करता है, इसीलिए उसकी लीगल एज 18 ईयर फिक्स की गई है। कुछ प्रॉब्लम्स है जो अर्ली मैरिज होती है गर्ल्स की उनके अंदर, या फिर अर्ली मदरहुड अगर होता है बाय चांस तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है। वो क्या है, जो गर्ल्स यंगर देन 18 ईयर्स ऑफ एज हैं नॉट प्रिपेयर्ड फिजिकली एंड मेंटली फॉर मदरहुड। जो 18 ईयर से छोटी लड़कियां होती हैं वो फिजिकली और मेंटली मदर के लिए प्रिपेयर नहीं हुई होती है उस टाइम तक, और अर्ली मैरिज और मदरहुड कोज करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द मदर एंड द चाइल्ड। मदर और चाइल्ड दोनों के अंदर इससे प्रॉब्लम होती हैं। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कोज एगोनी मतलब एक्सट्रीम सफरिंग्स होती हैं गर्ल को, एज शी इज़ नॉट टू प्रिपेयर टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मदरहुड इन्वॉल्व इन द ब्रिंगिंग अप द बेबी, जिसमें क्या होता है वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाती वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड curtails द चांसेस ऑफ हायर एजुकेशन फॉर द गर्ल्स। अगर जल्दी मैरिज हो जाएगी तो उससे क्या होता है कोई भी लड़की है वो हायर एजुकेशन तक नहीं जा पाएगी। अर्ली मैरिज और मदरहुड curtails द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यंग गर्ल्स, जिसके कारण अपॉर्चुनिटीज़ हैं यंग गर्ल्स की एजुकेशन की वो भी कम हो जाएगी। Unfortunately, in some of the areas of our country, there is a tradition of the child marriage. लेकिन हमारे कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरिज होती है। दिस ट्रेडिशन इज़ हार्मफुल फॉर द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ नॉट ओनली द गर्ल्स बट ऑल्सो फॉर द बॉयज़। इस ट्रेडिशन से क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट सिर्फ गर्ल की इफ़ेक्ट नहीं करती लेकिन बॉय में भी कोई ना कोई उसके अंदर इफ़ेक्ट पड़ता है, बुरा असर होता है। Though our government is making great efforts to stop the child marriage, but these efforts can succeed fully only when the people are made to cooperate. हमारी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें चला रही है, स्कीम्स चला रही हैं जिससे चाइल्ड मैरिज ना हो, स्टॉप हो जाए चाइल्ड मैरिज। उसके साथ साथ भी लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए उनको कि चाइल्ड मैरिज नहीं करनी चाहिए। So as responsible citizen, all of us should do our best to stop the child marriage in our country. अब हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो ये अफेक्ट करती है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है इन सब चीज़ों के लिए जिसको हम क्या बोलते हैं, WHO बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वो किस तरीके से डिफाइंड होती है, ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों का वेलबींग, तीनों जगह से उसका वेलबींग होता है पर्सन का, वो सारा मैटर करता है रिलेटिंग टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। हर एक स्टेजेस पे उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं, जो फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से ठीक हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में। The reproductive health is required at all the stages of the life, but it is more essential during the period of adolescence. अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी क्या है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक अच्छी होनी चाहिए, उसकी सारी स्टेजेस लाइफ की रिक्वायर्ड है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा टाइम है, एडोलसेंस के टाइम का, जब बॉडी ग्रो करती है रैपिडली और बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। सो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एडोलसेंस की, वो कैसे हैं। सबसे पहले है इट इज़ नेसेसरी टू ईट द बैलेंस्ड डाइट ड्यूरिंग द एडोलसेंस। एडोलसेंस के टाइम पे बैलेंस्ड डाइट को खाना चाहिए। वैसे तो हमारी मतलब कंप्लीट बॉडी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए ड्यूरिंग द एडोलसेंस। उसके बाद है इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग द एडोलसेंस। एडोलसेंस के टाइम पे पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ नेसेसरी टू टेक द एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। और इट इज़ नेसेसरी टू अवॉइड टेकिंग एनी ड्रग्स ड्यूरिंग द एडोलसेंस। एडोलसेंस के टाइम पे ड्रग्स, वैसे तो कंप्लीट पूरे हमें कभी ड्रग्स लेनी नहीं चाहिए, लेकिन एडोलसेंस के टाइम पे ड्रग्स को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। ये we will now describe all these conditions for maintaining good reproductive health in detail। अब इनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से किस तरीके से रिलेशन है, जैसे मैं बोल रही हूँ बैलेंस डाइट होनी चाहिए, तो बैलेंस डाइट किस तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गुड रखती है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंट्स। एडोलसेंट्स की जो न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं, जो उसकी डाइट होती है, उसके बारे में।
द फूड विच वी ईट ईच डे मेक्स अवर डाइट। जो हम डेली खाना खाते हैं वो क्या बनाता है, हमारा एक डाइट बनाते हैं। डाइट कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड आइटम्स मेड फ्रॉम द सीरियल ग्रेन्स, जैसे वीट है, राइस है, या पल्सेस से फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, फिश, एग्स एंड मिल्क एट्सेट्रा। जो डाइट होती है जिसके अंदर करेक्ट अमाउंट होती है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के कंपैरिजन में हम किसको बोल सकते हैं, जैसे इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इन सब की करेक्ट अमाउंट होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बॉडी के। जो एक पर्सन को हेल्दी रख सके उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बैलेंस हो। एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। हर एक एज के ऊपर एवरी ह्यूमन बीइंग के लिए बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है ताकि उसकी बॉडी हेल्दी रह सके। इट इज़ ऑल मोर इम्पोर्टेंट टू ईट द बैलेंस डाइट ड्यूरिंग द एडोलसेंस, क्योंकि एक रैपिड ग्रोथ होती है उस टाइम पे और डेवलपमेंट होती है बॉडी की। उस पीरियड के दौरान जो डेवलपमेंट होती है और रैपिड ग्रोथ होती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बैलेंस डाइट। A balanced diet helps the bone, muscles and other parts of body to get adequate nutrients required for the rapid growth। बैलेंस डाइट से क्या होता है, बोन्स हैं हमारी, मसल्स हैं या कोई भी दूसरे पार्ट्स है बॉडी के, उनके अंदर एडिक्वेट न्यूरिशमेंट होता है जिससे रैपिड ग्रोथ को चाहिए होता है जो नरिशमेंट वो अच्छे से मिलता है। The various types of food items which should be included in the diet of adolescents so as to meet their nutritional needs are discussed below। एडोलसेंट्स के टाइम पे एडोलसेंट्स जो होते हैं उनको किस तरीके के फूड खाने चाहिए उस टाइम पे, जैसे सबसे पहले है डाइट ऑफ एडोलसेंट्स शुड इंक्लूड द फूड आइटम्स जो सीरियल से बने हो, मतलब वीट हो गया, राइस हो गया, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं एनर्जी के लिए। फूड आइटम्स है जैसे चपाती, हम रोटी बोलते हैं जिसको, ब्रेड है, पूरी है, ये सारे कहाँ से बनते हैं, व्हीट फ्लोर से बनते हैं। और कुकड राइस होते हैं, उनकी जो प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे कुकड राइस से डोसा बना लेते हैं, इडली, बिरयानी एट्सेट्रा। ये क्या करवाते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराते हैं एनर्जी के लिए। शुगर और जैगरी होते हैं, इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। नंबर 2 पे है डाइट ऑफ एडोलसेंट शुड इंक्लूड द फैट which also gives us energy। जो कॉमन फूड आइटम्स हैं which can be included in the diet for providing fat to our body are बटर, घी, कुकिंग ऑयल्स, जैसे कुकिंग ऑयल्स के अंदर ग्राउंडनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल है, वनस्पति घी है, ग्राउंड नट्स हैं, फैटी मीट है, इनके अंदर भी क्या होता है, एनर्जी होता है, तो ये भी हमारी डाइट के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। Diet of adolescents should include the food item containing the proteins which are required for the growth of their body। एक इनके अंदर क्या होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए। कॉमन फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स होता है वो कौन कौन से हैं, पल्सेस हैं, पीज, बीन्स, चीज़, एग्स, लीन मीट, फिश, मिल्क, ग्राउंडनट्स। फोर्थ पे आता है हमारे पास जो डाइट होती है एडोलसेंट्स की, शुड इंक्लूड द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स which provide many vitamins and minerals necessary for keeping the good health। जो डाइट होती है एडोलसेंट्स की उनके अंदर फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए जिनके अंदर विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो गुड हेल्थ को कीप करने के लिए हमारे काम आते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को बहुत सारी एलिमेंट्स से, बहुत सारी जो हमारी डिजीज़ वगैरह होने के चांस होते हैं उनसे बहुत सारा प्रोटेक्ट करते हैं ये बाय सप्लाइंग द वेरियस विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड हेल्प अस स्टे हेल्दी। फॉर एग्जांपल सिट्रस फ्रूट्स है जैसे ऑरेंज, लाइम, लेमन, इनके अंदर क्या होता है, विटामिन सी होता है जो हमारी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए काम आता है रेजिस्टेंस से, ताकि कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो उससे फाइट कर सके। कैरेट्स हैं, उनके अंदर विटामिन ए होती हैं जो नेसेसरी होती है हमारी आई साइट के लिए, आई साइट को वो बहुत अच्छी रखती है। आयरन क्या होता है, एक हमारा ऐसा मिनरल होता है जो ब्लड मेकिंग के लिए काम आता है। आयरन रिच फूड्स होते हैं जैसे लीफी वेजिटेबल्स हैं, इंडियन गूस बेरी है जिसको हम आंवला बोलते हैं, मीट है, जैगरी है, ये क्या होता है, गुड होते हैं एडोलसेंट्स के लिए एज दे हेल्प इन मेकिंग द ब्लड, ये ब्लड बनाने में काम आते हैं। मिल्क कंटेन्स अ लॉट ऑफ कैल्शियम मिनरल विच इज़ नेसेसरी फॉर मेकिंग हेल्दी बोन्स ऑफ द ग्रोइंग एडोलसेंट्स। मिल्क के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है जो बोन्स के लिए काम आता है।
आवर इंडियन मील ऑफ रोटी पल्सेस एंड वेजिटेबल्स इज़ अ बैलेंस्ड मील। जो हमारा इंडियन मील होता है, रोटी या फिर राइस होते हैं, पल्सेस होती हैं, वेजिटेबल्स होती है, वो क्या होता है, एक बैलेंस्ड मील होता है। मिल्क भी इसके अंदर हम जो कंज्यूम करते हैं वो भी क्या होता है, एक बैलेंस्ड फूड होता है। फॉर इन्फेंट्स, जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनके लिए मदर का मिल्क है वो प्रोवाइड करवाता है सारे नरिशमेंट जो उसको चाहिए होते हैं। चिप्स और जो पैक्ड हमारे कोई भी स्नैक्स होते हैं टिन के अंदर होते हैं वो बहुत टेस्टी ज़रूर होते हैं, लेकिन उन्हें हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो रेगुलर मील्स के अंदर नहीं आते। चिप्स और दूसरे स्नैक्स होते हैं उनके अंदर एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। इसी तरीके से जो दूसरे जंक फूड्स होते हैं, बर्गर्स हैं, नूडल्स है, वेजिटेबल कटलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारे क्या होते हैं, पार्ट नहीं है बैलेंस डाइट के। तो ये इनसे कोई हमें एनर्जी वगैरह या इतने अच्छे तरीके से न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलती है। दूसरा हमारे पास आता है पर्सनल हाइजीन फॉर एडोलसेंट्स। एडोलसेंट्स की पर्सनल हाइजीन क्यों होनी चाहिए? गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। कीपिंग अवर बॉडी क्लीन इज़ कॉल्ड पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी को क्लीन रखना, जैसे टाइम से नाखूनों को काटना, अच्छे से नहाना, ये सारे क्या होते हैं, हमारे पर्सनल हाइजीन के अंदर आते हैं। तो मेंटेनेंस करना पर्सनल हाइजीन की वो नेसेसरी होती है एडोलसेंट्स के लिए फॉर प्रिवेंटिंग द डिजीज़ एंड कीपिंग द गुड हेल्थ। डिजीज़ वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए और गुड हेल्थ को रखने के लिए। एडोलसेंट्स कैन मेंटेन द पर्सनल हाइजीन बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रैक्टिस। पर्सनल हाइजीन किस तरीके से हो सकती है? एडोलसेंट बॉयज़ और गर्ल्स को बाथ रेगुलरली करना चाहिए, एटलीस्ट वंस एवरी डे। Though having bath is good for everyone, it is more necessary for adolescents और teenagers, क्योंकि जो increased activities होती हैं उनके अंदर sweat glands की और oil glands की, उससे क्या होता है, कभी कभार बॉडी स्मेली हो जाती है। तो बाथिंग रिमूव कर देते हैं स्वेट को, ऑयल को और डर्ट को, जिससे क्या होती है, हमारी बॉडी क्लीन हो जाती है। अब ड्यूरिंग द बाथिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट हमारी बॉडी को वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए एवरी डे। एडोलसेंट गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे एडोलसेंट गर्ल्स को अपनी बॉडी का और भी ज़्यादा ध्यान रखना होता है। गर्ल्स शुड कीप अ ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इफ़ पर्सनल हाइजीन इज़ नॉट मेंटेन्ड बाय एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो इसमें क्या होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं कैच करने के, और इन इन्फेक्शंस के कारण कोई भी पर्सन इल हो जाता है और उनकी गुड हेल्थ होती है जो वो क्या होती है, स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है। थर्ड वन इज़ फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एडोलसेंट्स। फिजिकल एक्सरसाइज एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो फिजिकल एफर्ट्स होते हैं जिसको हम क्या क्या करते हैं, हमारी गुड हेल्थ के लिए करते हैं, फिटनेस के लिए करते हैं। all the adolescent boys and girls should do physical exercise। जितने भी adolescent boys और girls होते हैं उनको physical exercise करनी बहुत ज़रूरी होती है, जैसे brisk walking, jogging, स्विमिंग, साइकिल, डांसिंग, प्लेइंग आउटडोर गेम्स जैसे हॉकी हो गया, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल एट्सेट्रा, और एनी अदर टाइप ऑफ एक्सरसाइज रेगुलरली। उनको ये एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए क्योंकि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज फ्रेश एयर के अंदर करें तो उससे क्या होती है, बॉडी फिट रहती है। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज इंप्रूव करती है मेंटल हेल्थ को। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज प्रोटेक्ट करती है एक पर्सन को हार्ट डिजीज़ से, हाई ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज़, ओबेसिटी, इन सब से प्रोटेक्ट करती है। बिल्ड करती है और मेंटेन करती है हेल्दी मसल, बोन्स और जॉइंट्स को। इंक्रीज़ कर देती है एफिशिएंसी स्टडीज़ के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, वर्क के अंदर। और फिजिकल एक्सरसाइज इंप्रूव कर देती है जनरल सेंस ऑफ वेल बींग एंड मेक्स अ पर्सन फील्स हैप्पियर। अगर उसकी बॉडी फ्रेश फील करेगी और वो अच्छा फील करेगा तो ये उसके अंदर क्या होएगा, वो हैप्पी फील करेगा और मतलब हमेशा खुश रहेगा और अच्छी लाइफ जिएगा। फोर्थ वन है नो ड्रग्स फॉर एडोलसेंट्स। एडोलसेंट्स के लिए कोई ड्रग्स नहीं होनी चाहिए। ड्रग्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच व्हेन टेकन इन द बॉडी चेंज द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, इन्फ्लुएंस द माइंड एंड समटाइम्स इवन चेंज द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। ड्रग्स होते हैं वो क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर कोई भी बंदा लेता है, कोई भी पर्सन लेता है तो उससे क्या होता है, बॉडी चेंज होते हैं, फंक्शंस है बॉडी के वो चेंज हो जाते हैं। कभी कभार वो माइंड को भी इन्फ्लुएंस कर देती है और पर्सन के बिहेवियर को भी चेंज करती है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ड्रग्स आर हीरोइन है, जैसे कोकीन है, एल्कोहल
अल्कोहल है, पैरासीटामोल है, पेनिसिलिन है, जो हम डेली टेबलेट्स वगैरह भी लेते हैं, उनके अंदर भी क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं। उनका भी हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए, उनको बहुत कम यूज़ करना चाहिए। कभी कभार ये होता है उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है उस पर्सन का। ड्रग्स कैन बी स्वेलोड, इनहेल्ड और इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। जो ड्रग्स होती है उनको स्वेलोड भी किया जाता है, इनहेल भी किया जाता है और इंजेक्टेड भी किया जाता है। Adolescence is a period of much activity in the body and mind of young boys and the girls। कभी कभार क्या होता है, एडोलसेंट बॉय और गर्ल के अंदर इमोशनल स्विंग्स आते हैं, जैसे फीलिंग कन्फ्यूज्ड, इनसिक्योर, बोर्ड, वरीड, स्ट्रेस्ड आउट, टेंस, एंग्री। ये सारे क्या होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं उनमें। वी शुड नॉट वरी अबाउट सच थिंग्स। ऐसी चीज़ों के लिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि दीज इमोशनल स्विंग्स हैं, नॉर्मल पार्ट होते हैं हमारे ग्रोइंग अप प्रोसेस के, डिसअपियर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली टाइम के साथ में। अगर समबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ फ्रॉम, जैसे कभी कभार क्या होता है कि आप बोलते हो कि हमें तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, कन्फ्यूज़न हो रही है, तो कोई क्या बोलते हैं, इसके लिए ना आप थोड़ी बहुत ड्रग्स ले लो। लेकिन आपको ना ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए कभी भी। कोई भी अगर आपको सजेस्ट करे तो आपको हमेशा नो बोलना होता है, कि जस्ट से नो। जब तक डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब नहीं करते तब तक आपको ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। ड्रग्स आर वेरी पावरफुल केमिकल सब्सटेंस एंड शुड बी यूज्ड ओनली अंडर अ डॉक्टर्स सुपरविजन। ड्रग्स बहुत ज़्यादा पावरफुल केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो डॉक्टर के अंडर ही लेने चाहिए, जो जैसे वो बताते हैं उसी तरीके से लेने चाहिए। एडोलसेंट बॉयज़ और गर्ल्स शुड अवॉइड ड्रग्स टू मेंटेन द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जो नेसेसरी होते हैं हमारे पर्पसफुल, फ्रूटफुल और सेटिस्फाइंग लाइफ के लिए। कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं हमारे ड्रग्स को लेने के। ड्रग्स एडिक्टिव होती हैं, जिससे क्या होता है, अगर कोई भी ड्रग्स लेता है, एक बार अगर किसी ने ड्रग ली, अगर उसे अच्छा लगा उस जगह पे, किसी चीज़ के लिए ली और उसके लिए उसे अच्छा लगा, तो वो उसे बार बार लेने लग जाएगा। Soon the person feels cannot live without drugs and becomes a drug addict। तो वो क्या हो जाता है, ड्रग एडिक्ट हो जाता है। ड्रग एडिक्ट्स बिकेम इरिटेबल एंड लॉस इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़ और जॉब्स। जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरिटेबल पर्सनस होते हैं और वो अपना इंटरेस्ट भी खो देते हैं स्टडीज़ के अंदर, जॉब्स के अंदर, किसी से बात नहीं करते हैं। दे में ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल और कॉलेज और लॉस द जॉब। वो कॉलेज से निकाल दिए जाते हैं, स्कूल से निकाल दिए जाते हैं, उनकी जॉब छीन ली जाती है। तो ड्रग्स जो फिजिकल हार्म टू द बॉडी, फिजिकल हार्म भी कॉज करते हैं वो बॉडी को। ड्रग्स कैन डैमेज द ब्रेन, लीवर, लंग्स और किडनी, इनको वो डैमेज कर देते हैं। इसी तरीके से ड्रग हमारी हेल्दी और हैप्पीनेस वाली लाइफ है जो उसको रियून कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। पीपल टेकिंग द ड्रग्स रन द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। अगर कोई भी पीपल ड्रग्स लेते हैं तो उनके अंदर रिस्क होता है ज़्यादा एक्सीडेंट्स का, क्योंकि वो हमेशा कन्फ्यूज रहेंगे। The sharing of syringe for injecting drugs spread the AIDS disease among the drug addicts। ड्रग एडिक्ट्स क्या करता है, अगर वहाँ पे सिरिंज की शेयरिंग हो रही है इंजेक्टिंग ड्रग्स के लिए, तो वहाँ पे वो एड्स डिजीज़ भी कोज कर देता है। अब एड्स क्या होती है, वो एक बहुत बड़ी डिजीज़ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक डेंजरस डिजीज़ होती है जिससे एक वायरस से होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, HIV बोलते हैं। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी एक वायरस होता है जो क्या कोज करता है, एड्स डिजीज़ कोज करता है। जो वायरस है वो प्रेजेंट होता है इन द ब्लड ऑफ द एड्स पेशेंट। अगर कोई भी एड्स पेशेंट है तो उसके ब्लड के अंदर ये वायरस होता है। एड्स डिजीज़ कोजिंग द वायरस कैन बी ईजिली passed on from an infected person to a healthy person in number of ways given below। बहुत सारे तरीके से जो एड्स डिजीज़ होती है वो किस तरीके से फैलती है, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं फैलने के। जैसे सबसे पहले है एड्स वायरस है वो पास करती है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन बाय शेयरिंग अ सिरिंज यूज्ड फॉर द इंजेक्टिंग ड्रग्स। ड्रग्स वगैरह इंजेक्ट करने के लिए जो सिरिंज यूज़ होती है वहाँ से क्या करते हैं, वो फैलती है। कैसे, किसी जैसे कोई भी हमारे पास इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके अंदर वायरस है, वो ब्लड के अंदर होता है। जब उसके अंदर सिरिंज लगती है तो वो उसके जो नीडल होती है उसके ऊपर वो वायरस आ जाता है, और उसके बाद जब वो दूसरे हेल्दी पर्सन के अंदर अगर उसी सिरिंज को यूज़ करें तो वो उसके अंदर ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अगर एक ड्रग एडिक्ट के पास एड्स वायरस है उसके ब्लड के अंदर, वो यूज़ करता है सिरिंज को इन ड्रग्स को इंजेक्ट करने के लिए बॉडी के अंदर, तो जो नीडल है सिरिंज की वो क्या हो जाती है, कंटामिनेटेड हो जाती है एड्स वायरस से, उसके ऊपर एड्स वायरस आ जाता है। When this syringe with the contaminated needle is then used by a healthy person for injecting drugs, तो जो एड्स वायरस इंजेक्शन नीडल के ऊपर थे वो उसके ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं।
इन दिस वे जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर भी एड्स डिजीज़ कोज हो जाती है। नंबर 2 पे आता है एड्स वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट विद द पर्सन इन्फेक्टेड विद द HIV से इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन के बीच में अगर सेक्सुअल कंटैक्ट होता है तो वहाँ से भी क्या होता है, वो ट्रांसमिट हो जाता है। एड्स वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। अगर कोई भी इन्फेक्टेड मदर है तो वहाँ से इन्फेंट के अंदर भी ट्रांसमिट हो जाता है वो मिल्क के थ्रू। एड्स इज़ मेनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। कोई क्योर नहीं होता एड्स डिजीज़ का। एड्स पेशेंट है वो इजीली डाई हो जाते हैं सिंपल डिजीज़ से भी, मतलब उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है जिससे वो किसी भी नॉर्मल डिजीज़ का शिकार होकर वो जल्दी ही मर जाते हैं। एड्स वायरस वीकन्स द इम्यूनिटी ऑफ देयर बॉडी ड्यू टू देयर बॉडी कैन नॉट फाइट द डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स। तो नॉर्मल डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स होते हैं वो उनसे भी फाइट नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं हॉर्मोन्स अदर देन द सेक्स हॉर्मोन्स। सेक्स हॉर्मोन से अलग कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं? We have just discussed two sex hormones called as testosterone and estrogen। अभी तक हमने सिर्फ 2 ही हार्मोन पढ़े हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो कहाँ से सीक्रेट होता है? टेस्टिस से सीक्रेट होता है, विच आर फाउंड ओनली इन द मेल्स। वेयरएज एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कहाँ से सीक्रेट होता है? ओवरीज से, जो कहाँ पे होता है? फीमेल्स के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे और भी हार्मोन्स होते हैं इनसे अलग। कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जैसे ग्रोथ हार्मोन है, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, ये भी क्या होते हैं? कुछ और अलग हार्मोन्स होते हैं। ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो थायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट करती है। इंसुलिन को पेनक्रियाज सीक्रेट करती है और एड्रेनलिन हार्मोन को एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट्स करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड, ये क्या होती है? मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर पाई जाती हैं। पोजीशंस है जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो नीचे फिगर में भी दिखा रखी है कि कहाँ कहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। अब हम डिस्क्राइब करते हैं इन हार्मोन्स के फंक्शंस को जो सीक्रेट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? पिट्यूटरी ग्लैंड आती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अटैच्ड टू द बेस ऑफ द ब्रेन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होती है? जो हमारा ब्रेन होता है उसका बेस के बिल्कुल नीचे वो अटैच होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है नंबर ऑफ हार्मोन्स को। वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन। बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, और जो सबसे नॉर्मल हार्मोन होता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ में भी होता है वो क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन होता है, या फिर इसको हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसे बोन्स की ग्रोथ, मसल्स की ग्रोथ, इनको वो कंट्रोल करता है। प्रॉपर अमाउंट है ग्रोथ हार्मोन की नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ के लिए इसकी प्रॉपर अमाउंट रिलीज होना बहुत ज़रूरी होता है। अ पर्सन हैविंग द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड रिमेन्स वेरी शॉर्ट एंड बिकेम्स अ ड्वार्फ। कोई भी अगर पर्सन के अंदर डेफिशिएंसी होती है ग्रोथ हार्मोन की चाइल्डहुड में तो वो उसकी हाइट छोटी रह जाती है और वो ड्वार्फ होता है। ऑन द अदर हैंड अ पर्सन हैविंग द टू मच ग्रोथ हार्मोन्स बिकम वेरी टाल और जियांट। अगर कोई भी पर्सन है उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। यहाँ पे इधर फिगर में शो कर रखी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कहाँ कहाँ होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी जस्ट बिलो द ब्रेन होती है। थायरॉयड ग्लैंड हमारी नेक के अंदर होती है। पेनक्रियाज होते हैं वो स्टोमक के नीचे होता है। एड्रेनल ग्लैंड होती है वो किडनीज के बिल्कुल जस्ट अबव होती है दोनों साइड। और ओवरीज होती है फीमेल्स के अंदर, ओवरीज यहाँ होती है। और टेस्टिस होती है मेल्स के अंदर। ठीक है, ये हमारी क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स है वो सिक्रेट होते हैं जो कंट्रोल करते हैं फंक्शंस ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं आगे जाके टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं जिससे वो अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करती हैं? खुद भी बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करती है और उसके बाद आगे वाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस को भी कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करेगी हार्मोन्स जैसे कि
जो उसको क्या करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, जैसे टेस्टिस है और ओवरीज है, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड है, उनको सिक्रीट करवाएंगे उनके हार्मोन्स को। तो इनको ये क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। इन अदर वर्ड्स जो टेस्टिस और ओवरीज, थायराइड ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड है वो सिक्रीट करेंगी हार्मोन्स को व्हेन दे रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू इट्स हार्मोन्स। जब पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या आते हैं, हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं सिक्रेट करने के, तभी वो क्या करती है, टेस्टिस, ओवरीज, थायराइड ग्लैंड या एड्रेनल ग्लैंड होती है वो सिक्रेट करती है फर्दर हार्मोन्स को। नंबर 2 पे आता है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। थायराइड सबसे लार्ज जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो नेक के अंदर होती है थायराइड। इट इज़ अटैच टू द वाइड विंड पाइप इन अवर बॉडी। जो हमारी बॉडी की विंड पाइप होती है उसके बाहर से वो अटैच होती है। थायराइड ग्लैंड में क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन को बनाती है, जिसके अंदर क्या होता है, आयोडीन होता है। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को जब वो रिसीव करते हैं इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू इट्स हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, पहले कोई हार्मोन को सिक्रीट करती है और उसके बाद जो वो हार्मोन होता है वो जाके आगे क्या करता है, कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन को। उनको वो बताता है कि अभी सिक्रीट करना है या नहीं करना। व्हेन इट रिसीव्स द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है रेट ऑफ बॉडीज मेटाबॉलिक्सिन। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसका क्या काम होता है, जो बॉडीज़ का मेटाबॉलिज्म होता है उसको वो कंट्रोल करता है। केमिकल प्रोसेस जो कॉन्टीन्यूसली ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ आयोडीन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द थायरोक्सिन हार्मोन। अब थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को कंटिन्यू सप्लाई चाहिए होती है आयोडीन की। जो आयोडीन है वो नॉर्मली कहाँ से आता है, जो हम डाइट खाते हैं वहाँ से आयोडीन आता है। कभी कभार क्या होता है, जो आयोडीन है वो नेसेसरी होता है थायरोक्सिन हार्मोन के लिए। देयरफॉर जो डेफिशिएंसी होगी अगर आयोडीन की डाइट के अंदर, तो उससे डेफिशिएंसी होगी थायरोक्सिन हार्मोन की। तो अगर डेफिशिएंसी होती है हमारे थायरोक्सिन हार्मोन की, उससे एक डिजीज़ कोज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं। Since the deficiency of thyroxine hormone is caused by deficiency of iodine in the diet, so we can also say that deficiency of iodine in the body causes a disease known as goiter। तो हम कैसे बोल सकते हैं, अगर डेफिशिएंसी होती है आयोडीन की तो उससे क्या कोज होता है, गोइटर डिजीज़ कोज होती है। मेन सिम्टम है गोइटर डिजीज़ के इज़ दैट नेक ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द गोइटर अपीयर्स टू बी स्वोलन। जैसे आप फिगर के अंदर शो कर रखा है, जो नेक होती है वो क्या होती है, स्वोलन हो जाती है। द पर्सन अपीयर्स टू हैव अ बिग एंड द बल्जिंग नेक। पर्सन के पास क्या हो जाती है, एक बिग और बिल्कुल बल्जिंग नेक हो जाती है। गोइटर क्या होती है, एक डिसीज़ होती है थायराइड ग्लैंड की। इफ़ पीपल डू नॉट हैव एनफ आयोडीन इन देयर डाइट, जितना आयोडीन चाहिए होता है उतना आयोडीन अगर कोई भी पर्सन नहीं लेता है तो उसके अंदर क्या हो जाती है, गोइटर डिजीज़ हो जाती है, जो किसके कारण होती है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होती है। पीपल आर एडवाइज टू यूज़ द आयोडाइज साल्ट फॉर कुकिंग फूड एज टू प्रिवेंट द गोइटर डिजीज़। आयोडाइज साल्ट को यूज़ करना चाहिए जिससे गोइटर डिजीज़ ना हो। आयोडाइज साल्ट कंटेन्स द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ आयोडीन कंपाउंड। आयोडीन कंपाउंड की उसके अंदर क्या होती है, अप्रोप्रिएट अमाउंट होती है। Iodized salt can provide all the iodine needed by the thyroid gland to make the sufficient thyroxine hormone। आयोडाइज साल्ट क्या करता है, आयोडीन देता है जो थायराइड ग्लैंड को ज़रूरत होती है जिसकी थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए। Since there will be no deficiency of thyroxine hormone in the body, goiter cannot develop। अगर हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी नहीं होगी तो गोइटर डिजीज़ भी डेवलप नहीं होगी। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंज्यूम द आयोडाइज साल्ट इन आवर डाइट टू प्रिवेंट द गोइटर डिजीज़। थर्ड हमारे पास क्या आता है, पेनक्रियाज आता है। पेनक्रियाज भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड के तरीके से काम करता है और वो साथ में ही एक्सोक्राइन ग्लैंड के तरीके से भी काम करता है। पेनक्रियाज कहाँ पे होता है, जस्ट बिलो द स्टोमक इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो स्टोमक होता है उसके बिल्कुल जस्ट बिलो होता है। पेनक्रियाज सिक्रेट करता है इंसुलिन को। पेनक्रियाज का जो हार्मोन होता है वो क्या होता है, इंसुलिन होता है। फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल होता है और शुगर लेवल होता है उसको वो क्या करता है, लोअर डाउन करता है, कम करता है। डेफिशिएंसी हो जाए अगर इंसुलिन हार्मोन की तो उससे क्या होती है, बॉडी के अंदर एक डिजीज़ होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं। डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसके अंदर लार्ज क्वान्टिटी है शुगर की, वो ब्लड
के अंदर आ जाती है और कभी कभार यूरिन के अंदर भी लार्ज क्वांटिटी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द शुगर। जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है शुगर के। इफ़ ड्यू टू सम रीजंस पैनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन इनटू द ब्लड देन द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेज। तो कभी कभार क्या होए, अगर कोई रीज़न के कारण पैनक्रियाज प्रोड्यूस ना कर पाए और सिक्रीट ना कर पाए इंसुलिन को ब्लड के अंदर हमारे, तो जो शुगर लेवल होता है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज़ कर जाता है। और जो हाई शुगर लेवल होता है ब्लड के अंदर उससे बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर। सबसे एक तो हाई शुगर लेवल के कारण जो इफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है, डायबिटीज़ होती है। उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटिक बोलते हैं। डायबिटिक पर्सनस आर एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर्स टू टेक द लेस शुगर इन देयर डाइट। उनको एडवाइस किया जाता है कि वो बहुत कम शुगर लें अपनी डाइट के अंदर। कॉमन डायबिटीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द डाइट। अगर नॉर्मल डायबिटीज़ होती हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं डाइट को कंट्रोल करके, वेट को रिड्यूस करके और ड्यूरिंग द रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एंड टेकिंग द मेडिसिन्स। पर्सन्स हैविंग द सेवर डायबिटीज़ आर ट्रीटेड बाय गिविंग द इंजेक्शंस ऑफ द इंसुलिन। अगर किसी को सेवर डायबिटीज़ है, बहुत हाई लेवल, मतलब उसका जो लेवल है वो अगर ऊपर है, बहुत ज़्यादा है, तो डायबिटीज़ को उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, बाय गिविंग द इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के इंजेक्शंस देते हैं। फोर्थ वन इज़ एड्रेनल ग्लैंड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेनल्स भी बोलते हैं। ये क्या होती है, हमारी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। हमारे पास 2 एड्रेनल ग्लैंड होती है बॉडी के अंदर, जो कहाँ पे लोकेट होती है, 2 किडनीज़ के टॉप के ऊपर होती है। जो किडनीज होती हैं उनके यहाँ पे टॉप पे हमारी एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। द एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस करती है एड्रीनलाइन हार्मोन। एड्रीनलाइन इज ऑल्सो रिटर्ड एज एड्रेनलिन, इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन वो भी बोलते हैं। एड्रेनलाइन हार्मोन प्रिपेयर्स अवर बॉडी टू फंक्शन एट मैक्सिमम एफिशिएंसी ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशंस। जो एड्रेनलाइन हार्मोन होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं हमारी बॉडी को मैक्सिमम एफिशिएंसी तक इमरजेंसी सिचुएशंस में। जैसे डेंजर है, फियर है, शॉक है, मतलब एकदम अगर फियर होता है, डेंजर होता है, सरप्राइज होते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। दिस हैपन्स एज फॉलोज व्हेन वी आर फेस्ड विद द डेंजरस सिचुएशन। जैसे हम फॉर एग्जांपल ये बोलते हैं कि अगर हमारे पास फेरेसियस डॉग आता है एकदम आगे, उससे हम कहीं से जा रहे हैं, अगर एकदम आगे से डॉग आ गया, देन द एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करेगी बहुत सारा एड्रीनल हार्मोन हमारे ब्लड के अंदर। दिस एड्रेनलाइन हार्मोन स्पीड्स अप द हार्ट बीट। इससे क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन से हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एंड कोजेज द लीवर टू रिलीज द मोर स्टोर्ड ग्लूकोज इनटू द ब्लड। और लीवर के अंदर क्या होता है, फिर फटाफट वो जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको सिक्रीट करता है और वो ब्लड के अंदर स्टोर करता जाता है। ऑल दीज एक्शंस ऑफ एड्रेनलाइन हार्मोन, जितने भी एक्शंस होते हैं एड्रेनलाइन हार्मोन के, वो प्रोड्यूस करते हैं लॉट ऑफ एनर्जी इन अवर बॉडी वेरी क्विकली। बहुत सारी एनर्जी से क्या है, बहुत क्विकली हमारी जनरेट हो जाएगी और ये एनर्जी हमें भागने के लिए हेल्प करेगी वेरी फास्ट फ्रॉम द डॉग टू सेव अवर सेल्फ। In this way, the adrenaline hormone prepares our body to function at maximum efficiency during the emergency situation or being chased by the ferocious dog। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है, प्रिपेयर कर देती है इमरजेंसी में और मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करते हैं पूरे बॉडी फंक्शंस। इट इज़ ऑल्सो द एड्रेनलिन हार्मोन जो प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी को फॉर फाइट एन एनिमी। किसी एनिमी से भी फाइट करने के लिए बॉडी को प्रिपेयर कौन करता है, एड्रेनलिन हार्मोन करता है, बाय प्रोवाइडिंग द लॉट ऑफ एनर्जी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। कम टाइम में बहुत सारी एनर्जी को प्रोवाइड करवाता है। अ लॉट ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड व्हेन वी आर एंग्री और एक्साइटेड। जब हम एंग्री और एक्साइटेड होते हैं उस टाइम भी एड्रेनलिन हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है। रैपिड आउटपुट ऑफ एनर्जी दस कोज द हेल्प अस टू कोप विद दिस एक्सट्रीम इमोशनल सिचुएशंस। तो उससे क्या होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का आउटपुट मिलता है जिससे हम ऐसी ऐसी सिचुएशंस में कोप कर सकें, लड़ सकें। एड्रीनल ग्लैंड्स ऑल्सो प्रोड्यूस एंड सिक्रीट द अनदर हार्मोन जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन को भी ये रिलीज करता है साथ में। द एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड्स मेंटेन द करेक्ट साल्ट बैलेंस इन द बॉडी।
बॉडी। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो साल्ट का बैलेंस होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। एड्रीनल सिक्रेट देयर हॉर्मोन्स व्हेन दे रिसीव द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू इट्स हॉर्मोन्स। जब पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन रिलीज होता है तो वो क्या करता है, उसको जाके इंस्ट्रक्ट करता है कि अब आपको रिलीज करना है हार्मोन। We will now discuss the role of hormones in completing the life history of the frogs and the insects। ये तो हमारी ह्यूमंस की लाइफ में थे जो हॉर्मोन्स का रोल्स था। अब अगर हम बात करें हॉर्मोन्स का क्या रोल है किसी भी फ्रॉग या इंसेक्ट की लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, तो उनके अंदर भी क्या होता है, रोल्स होते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ फ्रॉग्स। लास्ट चैप्टर में हमने हिस्ट्री पढ़ी थी फ्रॉग की, किस तरीके से होती है लाइफ उसकी। इंसेक्ट्स की भी पढ़ी थी। तो इन अ फ्रॉग द टैडपोल और द लार्वा हैच फ्रॉम द एग्स पास थ्रू अ सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास टैडपोल होता है, वो एग से बाहर निकलता है और वो पास करता है बहुत सारे स्टेजेस में से 2 या 3 स्टेजेस में से, जिससे क्या करता है वो फ्रॉग बनता है। द चेंज फ्रॉम टैडपोल टू द अडल्ट फ्रॉग इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जो ये चेंज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। इन अ फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस इज ब्रॉट अबाउट बाय द थायरोक्सिन हार्मोन। फ्रॉग के अंदर क्या होता है, जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है ये थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होती है, प्रोड्यूस्ड बाय द थायरॉयड ग्लैंड। फ्रॉग्स के अंदर जो थायरॉयड ग्लैंड होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और जिससे जो हमारा टैडपोल होता है, लार्वा होता है, वो अडल्ट फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट होता है। प्रोडक्शन होएगा थायरोक्सिन हार्मोन का रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन द वाटर। अगर थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आयोडीन की अमाउंट प्रेजेंस होना वाटर के अंदर ज़रूरी है। सो इफ़ द पॉन्ड वाटर इन विच द टैडपोल्स आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन द सफिशिएंट आयोडीन टू मेक द एनफ थायरोक्सिन हार्मोन। अगर बाई चांस मान लो पॉन्ड वाटर है और उसके अंदर इतना आयोडीन प्रेजेंट नहीं है जितना इनको रिक्वायरमेंट है, तो उनके अंदर क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगी और वो अडल्ट फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इट इज़ नॉट ओनली द फ्रॉग्स विच रिक्वायर द थायरोक्सिन हार्मोन टू कंप्लीट देयर लाइफ हिस्ट्री। इनफैक्ट जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की ज़रूरत होती है टू अंडरगो द मेटामॉर्फोसिस एंड चेंज फ्रॉम द लार्वा इनटू द अडल्ट्स। वी हैव ऑल्सो स्टडीड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू द वेरियस स्टेज। उसके अंदर भी क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस होती है अडल्ट सिल्क मोथ बनने के लिए। और सिल्क मोथ एक काइंड का इंसेक्ट होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट्स और भी आते हैं। ऑल द इंसेक्ट्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है जो लार्वा से अडल्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं। प्रोसेस होती है मेटामॉर्फोसिस के इंसेक्ट्स के अंदर, वो कंट्रोल होती है बाय द इंसेक्ट हार्मोन्स। इंसेक्ट के अलग हार्मोन्स होते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं जो चेंज होता है फ्रॉम का लार्वा टू अडल्ट इंसेक्ट ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस इज ब्रॉट अबाउट द इंसेक्ट हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो मिलते हैं हम नेक्स्ट में। थैंक यू।